जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और स्टूडेंट्स, इजी अप्रोच टू साइंस के प्लेटफॉर्म से मैं कैसर भट्टी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूं। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स, इसमें हम ये भी देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसे सी लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। और स्टूडेंट्स, हम इसमें यह भी देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का फसलों पे क्या असर पड़ता है। स्टूडेंट्स, हम ये भी देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो वेदर को चेंज करने में कैसे अहम किरदार अदा करता है। स्टूडेंट्स, इन सारी बातों को पढ़ेंगे और इसके अलावा और बहुत कुछ। स्टूडेंट्स, लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर के शुरू में फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें पाई जाती हैं और मुख्तलिफ़ परसेंटेजेस के लिहाज से पाई जाती हैं। देखिए, हमने देखा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। और ये भी हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन और नोबल गैसेस ये भी थोड़ी बहुत मिकदार में पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली जो है वो डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स पे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पे लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड से ही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। तो आए हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को क्रिएट करने में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे काम करती है, कैसे अमल करती है। स्टूडेंट्स, अक्सर आपने सुना होगा कि हर सिक्के के दो रुख होते हैं, यानी अगर किसी शख्स में कोई बुराई है तो उसमें अच्छाई भी ज़रूर होगी, अगर किसी में अच्छाई है तो उसमें बुराई भी ज़रूर होगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसा ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। आज तक आपने यही सुना होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक एयर पोल्यूटेंट है, ये एक पॉइजनस गैस है। तो दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हम पढ़ेंगे कि इसके बग़ैर लाइफ कंसिस्ट नहीं कर सकती, लाइफ का वजूद नहीं है। यहाँ पे हम इसकी अहमियत को भी देखेंगे और इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को भी देखेंगे। तो दोनों चीज़ों को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने देखा था कि ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें पाई जाती हैं। हमने पढ़ा कि इसमें 99% 99% जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके अलावा इसमें वाटर वेपर्स, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो लेयर होती है, ठीक है, फ़र्ज़ करें हम इसे अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, अर्थ का ये वाला जो एरिया है ऊपर, ठीक है, एक बड़ी मोटी चादर होती है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस एटमॉस्फेयर का एक छोटा सा पहला हिस्सा जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर होती है, यानी ये, इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक लेयर बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ट्रोपोस्फियर में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब सूरज से रेज़ आती हैं, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें सूरज से रेज़ आ रही हैं, तो स्टूडेंट्स जैसे सूरज से रेज़ आती हैं यहाँ पे ज़मीन की तरफ, तो ये रेज़ सीधी आके ज़मीन के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहुँचने से पहले इन रेज़ को इन सारी सरफेसेस में से गुज़र के आना पड़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो भी रास्ते में मौजूद थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ने इसको परमिशन दी, इसको इजाज़त दी कि यहाँ से गुज़रे और ये रेज़ जो हैं बड़ी आसानी से, जो विजिबल रेज़ हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, जो आसमान से या सूरज से कह रहे हैं कि ज़मीन की तरफ आती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो रेज़ आ रही हैं, इन्होंने जब ज़मीन के साथ स्ट्राइक करना है, ज़मीन के साथ आके टकराना है, तो इसमें तकरीबन 70% जो रेज़ हैं वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाएंगी, ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी। जो बाकी 30% रेज़ होंगी वो दोबारा यहीं से बाउंस बैक हो जाएंगी। ठीक है, 70% ज़्यादातर जो रेज़ होती हैं वो अर्थ में ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो बाकी रेज़ होती हैं वो बाउंस बैक हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, जो रेज़ यहाँ पे जज़ब हो रही हैं, ज़मीन ने इन रेज़ को जज़ब करने के बाद इनको दोबारा यहाँ से एमिट करवाना है। ठीक है, इन रेज़ की
इन रेज़ को जज़ब करने के बाद उसने कुछ देर बाद या कुछ फिनोमिनास के बाद कुछ ज़मीन के अंदर रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शंस के बाद अर्थ ने इन रेज़ को दोबारा एमिट करवा देना होता है। अब ये वाली रेज़ जो पहले अल्ट्रावायलेट रेज़ या विजिबल रेज़ या हीट रेज़ कहला रही थी, अब इनको हमने नया नाम देना है इंफ्रारेड रेडिएशंस या IR भी इसको बोलते हैं। IR यानी इंफ्रारेड रेज़, ये वाली जो ऊपर जा रही हैं ज़मीन के अंदर से, और दूसरी ये वाली जो रेज़ हैं ये बाउंस बैक होकर एज इट इज़ जो ऊपर से आई थी वहीं जा रही हैं। सो यहाँ पे दो तरह की रेडिएशंस ऊपर जा रही हैं, एक तो जो बाउंस बैक होके वापस गई थी, और दूसरी वो रेज़ जो ज़मीन से निकल रही हैं, ज़मीन से एमिट हो रही हैं, ज़मीन से अर्थ से रिलीज़ हो रही हैं। स्टूडेंट्स, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस हैं जिनकी इंटेंसिटी या जिनकी पावर कह लें इतनी कम होती है कि जब ये यहाँ पे पहुँचती हैं, यहाँ पे जिसे हम कार्बन की लेयर कह रहे हैं, इस लेयर पे जब ये वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस पहुँचती हैं तो वहाँ पे जाके ये इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती। कार्बन की लेयर इन रेज़ को क्रॉस नहीं होने देती, यानी वो रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी कह लें कि लगा देती है, अब इनको बाहर नहीं जाने देती। जब ये इंफ्रारेड रेडिएशंस इस वाली वॉल पे पहुंचती हैं यहाँ पे जाके, तो आगे उन्हें रिस्ट्रिक्शन मिलती है, तो वो फिर दोबारा ज़मीन की तरफ आती हैं। तो जब वो ज़मीन की तरफ आएंगी यानी कि यहाँ से मुड़ के, तो यहाँ पे फिर आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मुख्तलिफ़ गैसें होंगी। तो ये वाली रेज़ फिर उन गैसेस को हीटअप करेंगी, गर्म करेंगी, उनको वार्म करेंगी। तो जब इनको गर्म करेंगी, वार्म करेंगी, तो उसके नतीजे में जो ये वाला एरिया है सारा जहाँ पे हम रहते हैं वो हीटअप हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। यानी इससे क्या होगा, सारा जो एटमॉस्फेयर है, ये वाला एटमॉस्फेयर का हिस्सा वो सारा हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसकी वजह कौन बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है जो इनको ऊपर नहीं जाने दे रही और टेम्परेचर को इसने बरकरार रखा हुआ है। देखें स्टूडेंट्स, ये मैं आपको शुरू में कह रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ायदा बहुत है। कैसे फ़ायदेमंद है ये देखें स्टूडेंट्स, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ना हो तो साइंटिस्ट कहते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर यहाँ पे मौजूद ना हो तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाएगा कि हर जो चीज़ है वो बर्फ़ बन जाएगी, पिघल जाएगी। यानी कि वो कहते हैं कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड, या बाज़ बुक्स में -40 डिग्री भी लिखा हुआ है, इतना टेम्परेचर यहाँ पे हो सकता है अगर ये वाली लेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो इसको ना रोके। तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर असल में एक ग्लास का काम करती है। जिस तरह ग्लास क्या काम करता है कि वो हीट को रोकता है, इसी तरह ये एक ग्लास का काम करती है, नॉर्मल ग्लास का काम करती है, जो रेस को ऊपर नहीं जाने देती। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है मुतदल रहता है, मॉडरेट रहता है, जिसमें पौधे और इंसान ज़िंदा रह सकते हैं। हमारी बका इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर में है। ठीक है, ये इसका फ़ायदा है। और अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम इसका इस पहलू को देखें तो ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है। ठीक है जी, और ना ही ये हम इसको कह सकते हैं कि ये पॉइजनस गैस है। लेकिन एक इसके साथ और बात है कि अगर आप इसको इसका दूसरा पहलू देखें कि अगर ये लेयर मोटी हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा इसकी विड्थ हो जाए, तो ये क्या करेगी कि रेस को बिल्कुल, ये जो ऊपर जा रही थी दूसरी रेस जो बाउंस बैक होकर रेस वापस जाना चाह रही हैं, ये उन रेस को भी नहीं जाने देगी। यानी ये किसी रेस को भी ऊपर नहीं जाने देगी, सिर्फ जो ऊपर से रेज आ रही हैं उनको ज़मीन के अंदर जज़ब होने देगी। क्यों होने देगी? क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, वो तो अंदर आ जाएंगी। लेकिन जो नीचे से बाद में ऊपर जाएंगी उनको ऊपर जब नहीं जाने देंगी तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह। सारी बातों को समराइज़ करें तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की जो डेफिनेशन हमारे सामने आती है वो कुछ इस तरह से होती है कि इट इज़ द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर by the trapping of long wave radiations being radiated to the space. The gases most responsible for effect are water vapors and carbon dioxide. यानी कि अगर इसको आप समझना चाहें तो इसमें यह लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का बढ़ जाना वेव्स के ज़रिए, रेडिएशंस के ज़रिए, लॉन्ग वेव रेडिएशंस के ज़रिए एटमॉस्फेयर के इस हिस्से का गर्म हो जाना, हीटअप हो जाना,
ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। और इस हिस्से को गर्म करने में या इस हिस्से को हीटअप करने में जो गैसें इस्तेमाल होती हैं वो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, वाटर वेपर्स को भी हम यहाँ पे गैस कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये भी इस वक्त गैस ही कंसीडर होगी क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है इसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसी की वजह से ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये सी लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हीट होगी अर्थ पे तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सी जितने भी हैं वहाँ पे मौजूद जो वाटर होगा उसके मॉलिक्यूल के पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा आएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी और वो सरफेस को छोड़ के ज़्यादा जल्दी से भागने की कोशिश करेंगे और उनकी जो सरफेस है वो अबव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये सी लेवल को भी मुतासर करता है। इसके अलावा जो वेदर की चेंजिंग होती है, ठीक है, वो भी बड़ी हद तक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा अगर आप फूड रिस्क पे बात करें तो वहाँ पे भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अच्छा खासा काम करता है। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और टॉपिक साइंस से रिलेटेड कोई किसी किस्म का भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, हम आपको इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।